हेलो दोस्तों, स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आने वाले बोर्ड एग्जाम को तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। उसी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम लेके आए हैं मॉडल पेपर 2024 5 सेट में करवाएंगे, जिसमें 20-20 प्रश्न लेके आएंगे। एक एक का आप कमेंट सेक्शन में आंसर देते चलिएगा ताकि आपको भी याद होते चले प्रश्न, ठीक है। और लास्ट में ये बताइएगा कि आपको 20 में से कितना सही हुआ, ठीक है। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इसका पूरा पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, ताकि वो भी इसका फायदा ले सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर होता है। द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव्स इन इलेक्ट्रिक वेव इज। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर होता है। कालांतर का मतलब होता है थीटा, जो उसके एंगल में होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि एंगल होता है वो कितना होता है, आपको बताना है। तो देखिए इस प्रकार से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस प्रकार से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इस प्रकार से होता है चुंबकीय क्षेत्र, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये होता है कोई एक्सिस, मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, ठीक। और इस प्रकार से चलता है, ठीक है। और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इस प्रकार से चलता है, ठीक है। ये वाला जो है चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब देख सकते हैं एंगल कितना बच रहा है, 90 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, पाई/2 रेडियन। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पाई/2, ठीक है। ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकंड प्रश्न को देखा जाए। देखिए सेकंड प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य। चुंबकीय क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखिए चुंबकीय क्षेत्र वाला कंडीशन याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको याद होना चाहिए विद्युत क्षेत्र वाला। तो देखिए इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। और बीच में क्या रखा हुआ है, द्विध्रुव रखा हुआ है। इस प्रकार से ये हो गया प्लस क्यू आवेश और ये हो गया माइनस क्यू आवेश, ठीक है। ये हो गया माइनस क्यू आवेश और ये हो गया प्लस क्यू आवेश। बीच की दूरी कितना है, मान लेते हैं 2a है, 2a है बीच की दूरी, ठीक। और जैसे ही इसको घुमाइएगा, देखिए विद्युत क्षेत्र क्या करता है कि माइनस पर अपने से विपरीत दिशा में बल लगाता है, तो वो बल लगाएगा इस तरफ, ठीक है। और प्लस पर अपने दिशा में लगाता है तो इस तरफ हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। इस प्रकार से इसको क्या करेगा, रोटेट करवाना चाहेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है पीई 1 - cos θ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डाल दिया है, चुंबकीय क्षेत्र डाल दिया है। तो क्या हो जाएगा, पी की जगह पर क्या हो जाएगा, एम आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ME 1 - cos θ। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलना है। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, प्रकाश की तीव्रता का ऐसे मात्रक होता है। प्रकाश की तीव्रता का ऐसे मात्रक होता है। प्रकाश की तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होता है प्रकाश की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न को देखिए। कहता है किसी माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युतांक होता है। किसी माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युतांक होता है, क्या होता है बताइए। द रिलेटिविटी परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज, ठीक है। तो देखिए देखिए क्या होता है, देखिए इसका रिलेशन होता है, इसका रिलेशन होता है अब साइलेंट बराबर अब साइलेंट और इनटू अब साइलेंट नॉट, ठीक है। ये है अब साइलेंट नॉट। तो यहाँ से आ जाएगा अब साइलेंट और बराबर अब साइलेंट और बराबर अब साइलेंट बटा अब साइलेंट नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा अब साइलेंट नॉट, ठीक है। और इसी को बोलते हैं अपेक्षिक परावैद्युता। इसी को क्या बोलते हैं, अपेक्षिक परावैद्युता, ठीक है। रिलेटिविटी परमिटिविटी, ठीक है। और इसका क्या होता है, ये होता है यूनिट लेस, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, अब साइलेंट बटा अब साइलेंट नोट। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और कभी कभी इसको के भी सूचित करते हैं, ठीक है। इसको के से भी सूचित करते हैं, ठीक है। तो इसको के कर, ये क्या है कि ये है परावैद्युतांक, लिख लीजिए इसको। ये क्या है, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। लिखने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, कोई बात नहीं।
ये क्या है, परावैद्युतांक है, ठीक है। और इसका जो मान होता है कभी कभी के, अगर हवा के लिए पूछे, अगर हवा के लिए पूछे तो वो होता है 1, और अगर पानी में पूछे तो वो होता है 80, ठीक है। और अगर धातु के लिए पूछे तो वो होता है अनंत, ठीक है। लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं, अगर हवा के लिए पूछे तो वो होता है 1, ठीक है। और अगर पानी के लिए पूछे तो वो होता है 80, वो कितना होता है 80। और अगर धातु के लिए पूछे, कोई मेटल के लिए पूछे तो वो होता है इन्फिनिटिव, वो क्या होता है, इन्फिनिटिव, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन, मीटर सेतु का उपयोग करते हैं, मीटर सेतु का उपयोग करते हैं, मीटर सेतु का उपयोग करते हैं हम लोग ज्ञात प्रतिरोध निकालने के लिए, मीटर सेतु का उपयोग करते हैं ज्ञात प्रतिरोध के लिए। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। देखिए अगर आदर्श एमीटर का प्रतिरोध करें तो वो होता है कितना, 0 होता है, ठीक है। लेकिन खाली एमीटर की बात करें तो वो होता है बहुत कम, ठीक है। खाली एमीटर की बात करें तो वो होता है बहुत कम, लेकिन अगर वो आदर्श एमीटर की बात करें तो वो कितना होता है, 0 होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए याद करते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर क्वेश्चन, 1 फराडे बराबर होता है, 1 फराडे बराबर होता है, 1 फराडे बराबर होता है, 1 फराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम 1 फराडे बराबर होता है। तो देखिए ये है एम्पियर, ये कट गया, ये है कूलाम, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्रुव प्रबलता का ऐसे मात्रक बताइए, ध्रुव प्रबलता का ऐसे मात्रक, ध्रुव प्रबलता का ऐसे मात्रक होता है एम्पियर मीटर, ध्रुव प्रबलता का ऐसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाशीय पथ बराबर होता है, 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 प्रकाशीय पथ होता है वो होता है अपवर्तनांक इंटू पथ लंबाई, अपवर्तनांक इंटू पथ लंबाई, अपवर्तनांक इंटू पथ लंबाई। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। प्रकाशीय पथ क्या होता है, अपवर्तनांक इंटू पथ लंबाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक होता है, पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक क्या होता है। तो पी टाइप अर्धचालक में याद रखिएगा आवेश वाहक के रूप में क्या होता है, वीवर होता है, होल होता है, वीवर होता है, होल होता है। और अगर एन टाइप की बात करें, अगर एन टाइप की बात करें, एन टाइप की बात करें तो वो होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पी टाइप पूछ रहा है तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बीवर, होल हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वो कितना होता है। आपको बताना है, क्या 30 से 300 हर्ज होता है, क्या 30 से 30 किलो हर्ज होता है, क्या 30 से 300 मेगा हर्ज होता है, 30 से 300 गीगा हर्ज होता है। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए टीवी प्रसारण के लिए जो आवृत्ति यूज होता है वो होता है 30 से 300 मेगा हर्ज, 30 से 300 मेगा हर्ज। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक तुरंत से करते चलिएगा, ठीक है। ये आपके लिए ही हम लाते हैं मेहनत करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो ये होता है न्यूक्लियर संलयन, न्यूक्लियर संलयन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर क्वेश्चन कहता है और गेट का बुलियक व्यंजक होता है, और गेट का बुलियक व्यंजन क्या होता है। तो देखिए अगर और गेट का बात करें तो क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या हो गया, ये दो गो इनपुट हो गया, और बाई हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो और गेट में क्या होता है, ए प्लस बी बराबर बाई, ए प्लस बी बराबर बाई। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो इसका जो संकेत होता है वो इस प्रकार से होता है, देखिए इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, दो इनपुट रहता है ए और बी, और ये हो गया बाई, इस प्रकार से होता है, ये है और गेट का संकेत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर क्वेश्चन कहता है चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट निम्नलिखित में से कौन सा गेट है, निम्नलिखित में से कौन सा गेट है। देखिए तो ये कंप्लीट क्या है, डी है, ठीक है। तो देखिए डी क्या है, डी है जो
नैंड में भी है और एंड में भी है, ठीक है। तो अगर नैंड कब होता है, जब यहाँ पर छोटकों का गोला लगा होता है, तो ये छोटकों का गोला क्या है, नहीं है, तो नहीं है तो क्या हो जाएगा, एंड गेट। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो बुलियक व्यंजक होता है वो होता है, नैंड गेट का बुलियक व्यंजक क्या होता है, ए इंटू बी बराबर बाई, ए इंटू बी बराबर बाई, याद रखिएगा इसको भी, ये भी प्रश्न में पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, कार्बन प्रतिरोध का पीले रंग का कोड आपसे पूछा है, पीले रंग का कोड आपसे पूछा है, पीले रंग का कोड बताइए। देखिए क्या होता है, ट्रिक आपको याद होगा, बी बी रोय, बी रोय ऑफ ग्रेट, ठीक है, इतना ही सही काम चल जाएगा। देखिए आपसे पूछा पीला, पीला का मतलब येलो, येलो देखिए ये 0 से स्टार्ट करिए, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 4 पर आ रहा है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, बी रोय ऑफ ग्रेट हैज वेरी गुड वाइफ, ठीक है, ये ट्रिक पहले ही बता चुके हैं, इसको सिर्फ याद कर लीजिएगा, इसको ट्रिक काम में ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मापा जाता है वो मापा जाता है ऊर्जा का, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखा जाए, डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, जो आपको बताना है। क्या विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर है, क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर है, क्या विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पर है, क्या नॉन ऑफ दीज, बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो जो डायनेमो है सिद्धांत पर कार्य करता है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न, एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को, एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगी, किस लेंस की आवश्यकता होगी, जो आपसे पूछ रहा है। क्या उत्तल लेंस होगा, क्या अवतल लेंस होगा, क्या बेलनाकार लेंस होगा, कि समतलावत्तल लेंस होगा, बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसके लिए आप ट्रिक याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, इसके लिए ट्रिक है, अगर 2 तो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है। समझाते हैं, जैसे 2 शब्द है, जैसे दूर, दूर क्या है, 2 शब्द है, जैसे आपसे पूछ रहा है दीर्घ, दीर्घ का मतलब दूर, ठीक है, तो 2 शब्द है, तो 3 शब्द वाला लेंस आना चाहिए, ठीक है। तो 3 शब्द वाला कौन है, उताला, 3 शब्द आ रहा है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे 3 पूछे तो आपको 4 देना है, कहने का मतलब जैसे निकट क्या हो गया, निकट हमारा 3 अक्षर का हो गया, ठीक है, निकटा, ठीक है, 3 अक्षर का हो गया, तो आपको 4 अक्षर वाला लेंस को आपको चुनना है, तो 4 लेंस वाला कौन है, तो अवतला, अवतल लेंस। तो अगर आपसे निकट पूछे तो अवतल होगा, अगर आपसे दूर पूछे तो उत्तल लेंस होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा ट्रिक, और ट्रिक कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ज़बरदस्त है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, खाली एक बार समझ जाइए फिर तो आपको कन्फ्यूजन जिंदगी भर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा खगोलीय दूरदर्शी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला सेट का लास्ट प्रश्न, 20 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का उपयोग होता है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में कितने डायोड हम उपयोग करते हैं, जो आपको बताना है। तो देखिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में हम लोग 2 ही डायोड उपयोग करते हैं, वो भी समानांतर क्रम में, ठीक है, तो 2 डायोड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और शेयर जरूर करते जाइएगा अपने दोस्तों को यहाँ, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि डेली अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है। और जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका PDF टेलीग्राम पर डला जाएगा, ठीक है, जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF टेलीग्राम के ऊपर डाल देंगे, ठीक है। और ये है सेट 1 जो कि हमने कंप्लीट कर लिया, आगे 4 सेट और आने वाले हैं, मतलब कुल मिला के 5 सेट आपको दिया जाएगा ताकि आपको तैयारी में सहायता मिल सके, ठीक है, और आप अच्छे स्कोर कर पाओ और नाम रोशन करो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। जल्द ही मिलते हैं सेट 2 लेकर के, जय हिंद।